कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो उसकी हमेशा कोशिश रही है, लेकिन इससे पहले बराक ओबामा ने, उससे पहले क्लिंटन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अभी ट्रंप जब ये थे यहाँ पर पहले भी, या अपनी पहली टर्म में, तब भी इनकी कोशिश ये रही थी, और उन्होंने अपनी पहली टर्म में आते ही जैसी चीजों को खत्म कर दिया था ये। और खत्म करने के बाद में, उसके बाद में उनको लगा कि ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज्यादा तेज हो गया है। फिर भी कोई ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, हालांकि फिर भी कोई एविडेंस नहीं मिली। तो देखिए, ये जद्दोजहद चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ऐसा हुआ, ना खाली पूरा रीजन एक तरह से युद्ध के कगार पर आ जाएगा, जो कि कोई नहीं चाहता है, और दूसरी चीज ये है कि जो ऑयल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में चली जाएगी। सऊदी अरेबिया, कतार वगैरह, जो जिनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है ऑयल के ऊपर, उनकी economy तबाह हो जाएगी। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी तबाह हो। ये जरूर है कि ईरान दबाव में बना रहे, लेकिन ईरान के ऊपर युद्ध हो, सेंट्रल फॉर्मूज बंद हो, वो ये नहीं चाहते हैं। ये तो आपने भी देखा कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो उनकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। वो ठीक है सर, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। सर गोयल सर, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कच्चे तेल से पूरी दुनिया चल रही, क्रूड तो सबको चाहिए। ईस्टर्न और जो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया है, वो बहुत नुकसान हो जाएगा सबको। अमित, मैं आपको रोक रहा हूँ। जहां तक ईस्टर्न वर्ल्ड का सवाल है, वेनेजुएला से भी वो ऑयल बेचने के चक्कर में है ये। और जो वेनेजुएला का ऑयल है वो ईरान के पास आ सकता है ये। हाल यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी का ज्यादा है ईस्टर्न एरिया की। जी, फेयर इनफ सर। श्रुति मैम, अभी जो सवाल मैं गोयल सर से कह रहा था कि खाड़ी देश भले एकजुट हैं, इकोनॉमी की बात है, प्रोडक्शन की बात है, और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग सारी कंट्रीज हैं, क्रूड प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके लिए खतरा तो जरूर है। लेकिन सऊदी अरब जिस तरह की स्ट्रैटेजी, आपको याद होगा 10 दिन पहले सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर बार बार अमेरिका में बातचीत चल रही थी, वो अमेरिका होकर आए और वो वर्चुअल टॉक्स लगातार वहाँ पर कर रहे थे, वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे थे। और ये खबर भी आई मैम, पुख्ता तौर से ये खबर आई थी कि सऊदी अरब चाहता है कि ईरान पर हमला हो। ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात मैं कह रहा हूँ। मेरी जो रिसर्च है, अब्बास साहब मैं आपसे इस पर भी रिएक्शन लूंगा। मेरी जो रिसर्च है मैम, वो रिसर्च ये कहती है कि सऊदी अरब चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा था कि इस वक्त लोहा गर्म में मार दीजिए, क्योंकि अगर आप जंग से पीछे हटे तो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में आपकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जो बात अब्बास साहब कह रहे हैं कि ईरान दबने और झुकने वाला तो नहीं है, चाहे आप जो कुछ कर लीजिए, तो अगर अमेरिका पीछे हटता है तो जो दबदबा है उनका पूरी दुनिया पर, जो सबका बॉस खुद को अमेरिका समझता है, वो तो नुकसान जरूर हो जाएगा। श्रुति मैम। जी बिल्कुल, ये तो बात आपकी सही है कि वो पीछे हट नहीं सकते। बहुत एक्सपेंसिव रहेगा उनका, रेप्यूटेशनली भी, मिलिटरीली भी, और जियोपॉलिटिकली भी, कि अगर वो इस वक्त बिना कुछ करे और बिना अपने मन की डील मनवाए वो पीछे हट गए। इसीलिए हमें ज्यादा लग रहा है कि ये वॉर होके दो रहेगी। चीज मैं कहना चाहता हूँ। अब्बास साहब मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट मुझे दे, श्रुति मैम को बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ अब्बास साहब। जी श्रुति मैम प्लीज कंटिन्यू। तो बात इसीलिए हम लोग सब इंडिकेट कर रहे हैं कि वॉर हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 शर्तें जो रखी हैं, ईरान उन पे नहीं बात करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पे बात करना चाहता है, और वो भी उस लेवल पे नहीं बात करना चाह रहा है जिस वो जीरो इनरिचमेंट पे एकदम कंप्लीट स्टॉप वाला जो शर्त रखी है उस पे वो नहीं अग्री करना चाहता। तो जब आपने शर्तें ही ऐसी रखी हैं कि सामने वाला नहीं मानेगा, और आप इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, और उसके बाद आप बिना कुछ करे वहां से पीछे हट जाएंगे, तो ये तो बात, मतलब आपकी कोई नहीं आपकी बात मानेगा इसके बाद। वेनेजुएला के अंदर जो एक्शन करने के बाद जो उन्होंने अपने मसल्स फ्लेक्स करे थे कि देखो हम कितने स्ट्रांग हैं, किसी को पता भी नहीं चला, और हम एक देश का प्रेसिडेंट उठा के ले आए अपने देश में, और उस पर अब हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, और वेनेजुएला के ऊपर हमारा ऑलमोस्ट कंट्रोल जैसा हो गया है। तो ये जो उनका जो मसल फ्लेक्सिंग मोमेंट था, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा अगर वो बिना कुछ करे वहां से आएंगे, और बिना कुछ करे और अगर हार के आए तो और भी बुरा होगा। तो इसीलिए ये उस जुए के खिलाड़ी की तरह है जो एक के बाद और बड़ा दाव लगाता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है वो हाथ पीछे खींचेगा तो जितना उसने उस दाव पे लगाया है वो पूरा हार जाएगा। तो ये एक, इसीलिए इस वक्त जो है वॉर टेंशंस जो हैं थोड़ी हाई रन ठीक कर रही है, हैं। पॉइंट टेकन मैम। अब्बास साहब प्लीज गो अहेड।
अब्बास जी साहब। देखिए, मैं दो तीन चीज जल्दी जल्दी कहूंगा। बहुत अच्छी बात कही है कि जुआ खेलने आया है ट्रम्प। वैसे भी ट्रम्प का गेम जो मेन उसका बिजनेस है वो भी गैम्बलिंग का एक बिजनेस है। तो पहली चीज ये कि ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान जो है वो ट्रम्प की ख्वाहिश है कि मैं ऐसा प्रेसिडेंट बनूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया वो नहीं मैं किया हो। करूं। ये हमेशा से उसकी ख्वाहिश है। हम्म, ईरान इसकी ख्वाहिश को पूरी कर देगा। इस तरीके से जलीलो खार करेगा उसे कि इससे पहले कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरीके से जलीलो खार होके वेस्ट एशिया से नहीं गया। एक हम्म, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखें 2020 और 2025 दो बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने अमेरिकन एयर बेसिस पे दो बार कंट्री टू कंट्री हमला किया। दोनों बार ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, 2020 में भी 2025 में भी। दोनों बार मार खाने के बाद, तमाचा खाने के बाद ट्रंप ने आके कहा कि हमें सीज फायर करना है। अगर तुम इतने ही ताकतवर थे तो तुम लड़ सकते थे। तीसरी चीज, सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर के सिलसिले में जो न्यूज आई थी, बाद में सऊदी अरेबिया के खुद उनके ऑफिशियल्स ने उसको डिनाई किया। बल्कि ये न्यूज आई थी, आप सही कह रहे थे, न्यूज आई थी, न्यूज काफी शेयर हुई थी, लेकिन उनके ऑफिशियल्स ने बाद में डिनाई किया कि नहीं, हमारा कोई ऐसा स्टैंड नहीं था और हम ये जंग को नहीं चाहते। चौथी चीज जो मैं आखिरी चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ईरान की असली ताकत उनकी मिसाइल नहीं, उनकी आइडियोलॉजी है। एक हम्म, सांप्रदायिक झुक जाओ और उस इंटीरियलिस्ट ताकत के सामने कुछ लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। ये इमाम हुसैन की आइडियोलॉजी है कि जहां पर एक बहुत बड़ा बादशाह चाहता था उनको झुका दे, उन्होंने कहा सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। इमाम हुसैन महात्मा गांधी की प्रेरणा थी, नेल्सन मंडेला की प्रेरणा थे, और वही आयतुल्लाह खामेनाई की प्रेरणा है कि हम जालिम के सामने झुक नहीं सकते। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आयतुल्लाह खामेनाई के जुमले हैं, जब ईरान और इस्लामिक रिपब्लिक एक छोटा सा पौधा था, उस वक्त तो तुमने उखाड़ नहीं सके। आज हम एक तवानमंद दरख्त हैं, तुम क्या हमें उखाड़ोगे। ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि अगर अगर अमेरिका ने ये गलती किया तो अमेरिका की ये वेस्ट एशिया में आखिरी गलती होगी और उसको ऐसी ऐसी मार खानी पड़ेगी। आयतुल्लाह खामेनाई कह रहे हैं कि ऐसा तमाचा पड़ेगा इस आर्मी को कि ये आर्मी ये तमाचा खाने के बाद दोबारा उठ नहीं पाएगी। और ईरान ने ये 12 दिन की जंग में साबित किया है कि ईरान सिर्फ बोल नहीं रहा है, ईरान के पास वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूं कि ईरान के तमाम मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जो इसराइल के खिलाफ जो उन्होंने मिसाइल्स इस्तेमाल की थी, उसमें फतह 1, फतह 2, खैबर और सिज्जील, ये चारों मिसाइल्स जो इस्तेमाल नहीं हुई थी, बेस मिसाइल्स इस्तेमाल हुई थी। अब जंग होगी तो ईरान आहिस्ते आहिस्ते अपनी जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है, सुपर टेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो खुर्रम शेर तकरीबन 4। 2.5 से 4 मिनट के अंदर अब्राहम लिंकन तक पहुंच सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब्बास साहब आप साथ रहेगा। संजय सर, क्या आपको सच में लगता है कि अभी जो टैक्टिकल पावर ईरान की है, क्या अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि जब इजराइल से जंग हुई थी तो अमेरिका ने सिर्फ B-2 बॉम्बर अपने भेजे थे सर, और कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तो तैयारी बहुत भीषण और खतरनाक है। उस वक्त जब जंग चली थी जून 2025 में, जो अब्बास साहब जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें अमेरिका पूर्ण रूप से कूदा ही नहीं था। वो तो B-2 बॉम्बर गए और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और चले आए। लेकिन इस बार इजराइल से ज्यादा तैयारी अमेरिका ने कर रखी है। संजय सर, आपको क्या लगता है, जो अब्बास साहब दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए अमित जी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अब्बास साहब कह रहे हैं, अमेरिका को इस बात का पूरा इल्म है, पूरा जानकारी है। हम्म, और इसी वजह से अमेरिका ने, जैसे मैंने पहले बोला, कि अपनी डिफेंस की और हमले की, हम्म, रक्षा और हमला दोनों की तैयारी पूरी तरह से कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कहीं से किसी प्रकार की भी मिसाइल्स के द्वारा अमेरिका की बेसिस को नुकसान हो। यदि नुकसान होता है तो काफी बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती है। भले ही ईरान का 10 गुना नुकसान हो, अमेरिका का 1 होता है, फिर भी उनके लिए बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने थार्ड पैट्रियट और उनका EW एलिमेंट्स लगाए हुए पूरा। इस समय पे मेरे हिसाब से ईरान का चप्पा चप्पा सैटेलाइट के द्वारा और जो उनकी सर्विलियंस हैं, एयरक्राफ्ट है, उसके द्वारा पूरी नजर बनाई हुई होगी उन्होंने। अमेरिका जो करता है वो पूरी डेलिब्रेट करता है, पूरा एक तरह से चक्रव्यूह सा बना लिया है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं उनके उनके द्वारा, उसमें चाहे टॉमहॉक मिसाइल्स हो, उनके पूरा घेराबंदी होता है। डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, सैटेलाइट्स, सबमरीन और उनके हेलीकॉप्टर्स और AEW फाइटर एयरक्राफ्ट, हर तरह के जहाज होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम होता है।
तो ये एक तरह से चक्रीय टाइप चल रहा है, इतना आसान नहीं होगा इतना। हालांकि जैसे कि मैं अब्बास साहब से ये कहूंगा, पिछली बार उन्होंने काफी मिसाइल फायर की, कुछ काफी 80 70 80 80 90% मिसाइल हवा में डिस्ट्रॉय हुई, 5 7% मिसाइल डेफिनेटली पहुंची है टारगेट्स पर और उसका नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी कोशिश ईरान की ये रहेगी कि एक इतनी बड़ी संख्या में फायर करे कि एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर ले। लेकिन उसके बाद वो कितना नुकसान कर पाएंगे, मेरे हिसाब से अमेरिका जो स्ट्रेटजी रखेगा वो है कि मिसाइल साइट्स को ही पहले अटैक करें जिस प्रकार से वो नजर रखे हैं, और उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको अटैक करें, आईआरजीसी की साइट्स को अटैक करें जिस हिसाब से अमेरिका बिल्डअप कर रहा है। साथ साथ डेल्टा फोर्स और मोसाद के लोग पिछली बार भी ईरान के अंदर से ही ड्रोन के द्वारा अटैक किए गए थे, ईरान के अंदर से भी और अंदर से भी कुछ बलवा किया जाए, अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। ये हर तरह की कोशिश अमेरिका की रहेगी। इसमें वो कितने सफल रहते हैं या ईरान कितना सफल रहेगा, ये डेफिनेटली समय बताएगा। दोनों ही अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। अमित जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जनरल